2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। आपने नारा दिया था ना 400 पार, आज आप 150 पार कर रहे हैं। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे हैं, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में, उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है। काशी का मतदाता इस बार 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़े अंतर से प्रधानमंत्री जी को यहाँ से चुनकर भेजने जा रहा है। इस बार कांग्रेस और उनके घटक दल ऑल टाइम लो पर जाएंगे। तो हम 400 पार सीटें जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है। नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा जो है जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। नीतीश जी ने हमको जो गुण सिखाया है उसी गुण पे हम काम कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो। क्यूटो का विजन देकर के जनता का वोट ले लिए। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक दिया। जो हमारी टर्म आने वाली है 4 जून को जो आंकड़े आएंगे, यू आर सीइंग द बिगिनिंग्स ऑफ दैट। जो एक चेहरे पर एक निकाब है वो धीरे धीरे वो हट रहा है। तो हमको पता है वो जीतेंगे, लेकिन अब की बार 400 पार है। आइए ताल ठोक के अब बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जो पैनल है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। के शर्मा हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव मौजूद हैं। राजीव रंजन हमारे साथ होंगे जेडीयू से। घनश्याम तिवारी हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आज कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। अनिल यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बड़े मुहूर्त निकलवाने के बाद मोदी जी ने पूरे लाव लश्कर के साथ आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस का कहां मुहूर्त बिगड़ा हुआ है? राहुल गांधी भी तो जनेऊधारी हैं, उन्होंने कभी मुहूर्त नहीं निकलवाया, तो बिना मुहूर्त के हो जाएगा क्या शुभ कार्य इस बार? अनुराग जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहां तक बात है चुनाव की, तो जनता हमें जो चुनती है वो हमारे कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए चुनती है। और जहां तक मोदी जी की बात है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, मुहूर्त निकलवाना भी चाहिए, भगवान का आशीर्वाद तो सभी को चाहिए होता है। लेकिन और क्योंकि मैं देख रहा था कि वो भावुक भी हुए, जब एक पत्रकार को वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें भावुक भी हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो आंसू थे ये किसके लिए आंसू थे? क्या ये उस बीएचयू की बेटी के लिए आंसू थे जिसका बलात्कार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया और 60 दिन तक उस बच्ची की एफआईआर तक नहीं लिखी गई? क्या ये आंसू मां गंगा के लिए थे, जो मैली से ज्यादा और भी बदतर हो गई है स्थिति और 20,000 करोड़ सरकारी पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन जो 55 स्ट्रेचेस होते थे, पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस होते थे गंगा रिवर के, वो आज 61 हो गए हैं। जो पानी में बैक्टीरिया है वो 40 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा खतरनाक हो गया है। और जो गांव प्रधानमंत्री जी ने जो गांव लिए हैं उनके हालातों पर भावुक हो रहे थे, क्योंकि जहां तक डोमरी की बात है तो वहां पर उस गांव में एक भी पक्का रास्ता नहीं है। आप मानिए जयपुरा में एक भी, जो ये जल से नल की स्कीम की बात करते हैं ना, एक भी पक्का, एक भी नलका तक नहीं लगाया उस स्कीम के तहत। और तो ये तमाम तरह की बातें हैं। जहां तक बात है हम लोगों की, तो हम लोग तो जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और ये बात जनता के मुद्दे तो 2014 में भी थे कांग्रेस के पास, 2019 में भी थे सर। जी 10 सेकेंड आप मुझे समय दे दीजिए। देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल है संविधान को बचाने का। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते फिर रहे हैं कि 400 पार सीटें दे दो, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश की अगर जहां तक बात करूं तो इनके नेता किसी पिछड़े दलित आदिवासी के गांव में घुस तक नहीं पा रहे हैं। इनके प्रत्याशियों के साथ देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, और बौखलाहट इनकी साफ नजर आ रही है। आपने देखा होगा रायबरेली में अमित शाह जी की रैली पर किस तरीके से एक पत्रकार की पिटाई कर दी गई। वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं वो भी ऐसा ही काम कर रहा था। अब इस काम के लिए यदि के शर्मा जी आपको कोई अपशब्द कह दे तो कितना खराब लगेगा, बताइए ना। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्राउंड पर पत्रकारों को पिटाई कर रहे हैं। ऐसा ही मैंने कन्नौज का सांसद देखा, वो कहते हैं, वोटर्स को कह रहे हैं कि मैं जमीन में खोद के गाड़ दूंगा। रवि किशन तो यहां तक आ गए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, खड़गे साहब को कहते हैं कि ये बुढ़ा गए हैं। बताइए, एक दलित के बेटे का इस तरीके से अपमान किया जाना ठीक है क्या? दलित समाज नहीं देख रहा है क्या? पिछड़े लोग नहीं देख रहे हैं कि आपके 90 में से सिर्फ आप 3 ओबीसी के अधिकारी, और समाज का हर वर्ग आज मोदी के प्रस्तावकों के रूप में शामिल था, ये भी देखा होगा आपने अनिल यादव जी।
देखिए यही अंतर है। ये जो ढकोसला बना रखा है ना कि दिखाने के लिए तो आप पिछड़े दलितों को ले आते हैं साथ में। आप तो राष्ट्रपति जी को, मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उन्हें नहीं ले गए, जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो उन्हें नहीं बुलाया। तो ऐसे पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों का ऐसे साथ लेने से क्या फायदा जब आप अधिकार नहीं दे सकते। आज राहुल गांधी कह तो रहे कि 50% आरक्षण की बात की लिमिट जो है उसे बढ़ाने का काम करें। के शर्मा जी बड़े भाई हैं, ये कह दे कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी जो 50% की जो पिछड़े दलित आदिवासी की लिमिट है उसको बढ़ाने का काम करेगी, तो मैं मान जाऊंगा कि इनकी नियत में। आपके उठाए सवालों पर के शर्मा स्टडी कर रहे हैं, लगातार उनकी नजरें नीची हैं और कागजों में वो लगे हुए हैं। के शर्मा जी बहुत गंभीर आरोप और गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल यही है अनिल यादव जी का कि भावुक क्यों हो गए प्रधानमंत्री? बीएचयू के बेटी के लिए भावुक हुए, प्रदूषित गंगा के लिए भावुक हुए, या फिर जयापुरा के लिए भावुक हुए? देखिए अनुराग जी, मैं इतना ही कह सकता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है पूरी जलेबी बनाने में लगे हैं, विषय से बहुत बाहर थे वो। लेकिन जहां तक इन्होंने कहा कि हम जो विकास का काम करते हैं उसमें हमें वोट मिलता है, अब विकास का काम इन्होंने क्या किया कि इनको देश की जनता ने प्रतिपक्ष का दल बनने तक का इनको इतना भी सीट जीतने नहीं दिया, न 2014 में न 19 में। ये देश के प्रतिपक्ष के दल भी नहीं बन पाए, मुख्य विपक्षी दल का भी दर्जा नहीं मिला। तो जनता ने इनके विकास को अच्छे से समझा है, इसलिए इस तरह की इनको जो है हैसियत भी बताई है, स्थान भी दिया है। रही बात दूसरा आपने भावुकता की कही, मैं उस प्रसंग पे नहीं जाना चाहता। उनकी माता जी को लेकर एक प्रश्न हुआ था कि जिस पे उन्हें से पूछा गया था कि इस पहला चुनाव होगा जब आपकी माता जी का आशीर्वाद आप नहीं ले पाएंगे, उसमें वो भावुक हुए थे। अब मैं उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता, उनका बड़ा निजी सा प्रसंग है, लेकिन कांग्रेस इसको क्या समझेगी? कांग्रेस के नेता तो उनकी कब्र खोदने की बात करते हैं, गड्ढे में गाड़ देने की बात करते हैं, नारा लगाते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो जो लोग इस तरह का नारा लगाते हैं वो किसी सेंटीमेंट को क्या समझ सकते हैं, और सेंटीमेंट है भी क्या? तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी मैंने सुना कि मीडिया को ये कर दिया। अनुराग जी, आपको पता है आपका चैनल भी बाइकआउट है, आपके कुछ जो है एंकर्स बाइकआउट हुए। ये वो पार्टी है जो अभी 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, चुनाव से पहले सारे गठबंधन जो मिलके इन्होंने लिस्ट निकाला पत्रकारों का और उनको बाइकआउट कर दिया कि इनके साथ हम जो है डिबेट नहीं करेंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सर। आए दिन जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, जो नहीं आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। मीडिया का बाइक नहीं, लेकिन अनुराग जी मैं इतना समझता हूं कि इतना यदि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आप यदि चैनलों को, मीडिया के एंकरों को का बहिष्कार कर रहे हैं, वो भी लिस्ट निकाल के घोषित कर रहे हैं कि हम इनका बाइकाट करते हैं, तो इससे समझ सकते हैं कि ये लोकतंत्र का कितना वो करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि संविधान की बचाव की यात्रा कर रहे हैं। संविधान कैसे बचा रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि हम पे कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, अपना खुद ही कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पे आरक्षण देंगे। जो संविधान सभा में भी ये आवाज तो बीजेपी की तरफ से उठी थी ना सर, 400 पार के मुद्दे पर ये आवाज संविधान की तो बीजेपी की तरफ से उठी थी ना सर? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और 2 बार हमारे को पूर्ण बहुमत की सरकार रही है हमारी, और हम आज तक किसी तरह का संविधान संशोधन की स्थिति नहीं आई। और संविधान संशोधन यदि इस देश के अंदर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इमरजेंसी के समय उनकी मूल भावना, प्रस्तावना पे जो है उन्होंने संशोधन किया। ये काम और किसी ने नहीं किया। लोकतंत्र इमरजेंसी के समय इसी संविधान के हथकड़ी लगा दी। लोकतंत्र का गला घोटा है तो कांग्रेस ने घोटा। ये इनका कुकर्म है, पाप है। इसी के बाद से आप देखिए इनकी किस तरह से आज तक फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी नहीं। 84 में एक सरकार बनी थी, वो एक सहानुभूति की लहर पे बनी, उसके बाद आज तक ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। देश की जनता को पता है कि कौन संविधान की गला घोट रहा है। लेकिन मैं इतना ही अनुराग जी कहूंगा, ये बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत है? ये तो छोटा छाप भविष्यवाणी है। लेकिन अभी ही देखने को मिल रहा है कि किसी की तो राजनीतिक कमर टूट गई है। वो बेचारे कमर में पट्टा बांध के आरजेडी के एक नेता, युवा नेता घूम रहे हैं। 35 साल की उम्र में कमर की हड्डी, यानी वो कह रहे हैं, सॉरी, राजनीतिक कमर की हड्डी टूट गई है उनकी।
राजनीतिक रूप से। बेचारे पट्टे बांध के हर उसमें प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ये देखिए मैं कमर दर्द में भी घूम मुझे रहा लगता है कि किसी के दर्द और किसी की तकलीफ का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए के शर्मा जी। ऐसा है सर, ऐसा है, इत्तेफाक नहीं रखता। सहानुभूति की सुन लीजिए, मैं आप इत्तेफाक अनुराग जी न रखे, लेकिन ये सुन लीजिए सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरा टाइम जा रहा है। लेकिन मुझे पता है ममता बनर्जी की भी सहानुभूति की लहर हमने देखी थी। आपके दर्द व्यक्तिगत सबको होते हैं, हम लोग भी, मैं भी 8 दिन से बनारस में घूम रहा हूं, यहीं हूं जी, तो स्वाभाविक है कि हमें भी बड़ी सी वो परेशानियां रहती होंगी, लेकिन ये प्रदर्शन की चीजें नहीं होती हैं। इससे सहानुभूति बटोर रहे हैं क्या आप? और ये कोशिश है क्या? और दूसरी तरफ एक यहाँ समाजवादी भी बैठे हुए हैं, ठीक है, बेचारे उनको जो है लव जिहाद से बढ़ते बढ़ते वो बोर्ड जिहाद की दुनिया में पहुंच गए, अब वो बोर्ड जिहाद की मांग कर रहे हैं। तो इनकी स्थिति ये बनी हुई है। तो आप इससे और एक तो आश्चर्य है मुझे, 4 यानी अभी तक जो है 1.5 महीने से ज्यादा चुनाव के बीत गए। चलिए केके जी, मैं घनश्याम तिवारी जी से इसका जवाब ले लेता हूं। ये कांग्रेस मिलके यानी इनके आज मिलके 2 रैली हो रही है, आधे से ज्यादा चुनाव गुजर गया है, 2 रैली ये दोनों मिलके कर पाए, दोनों नेता मिलके। और आज हमारा नामांकन आपने देखा प्रधानमंत्री जी का, और एक नामांकन राहुल गांधी का देखा, एक अखिलेश यादव का। न राहुल गांधी के नामांकन में अखिलेश यादव थे, न राहुल के नामांकन में इनके अखिलेश यादव के नामांकन में कोई कांग्रेसी था। तो ये कैसा गठबंधन है, इस पे भी हंसी सकते हैं। घनश्याम तिवारी जी, ये कैसा गठबंधन है? वोट जिहाद का भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं गठबंधन है लेकिन साथ में नजर नहीं आते। अंतर भी मेरे को बहुत दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 180 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता 140 सीटों से ज्यादा नहीं देगी। 40 सीटों का अंतर बहुत होता है, इतना मतभेद तो नहीं होना चाहिए।